हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के 150 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है कि इसी तरह के और भी वीडियो हम लेके आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? तो हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। अगला आपका क्वेश्चन होगा, पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो पहिया या कृषि का आविष्कार होता है आपका नवपाषाण काल में। आग के आविष्कार की अगर बात करें, ठीक है, और होमोसैपियंस को क्या कहते हैं? तो ज्ञानी मानव कहते हैं, ठीक है। तो आग और होमोसैपियंस, ठीक है, का उदय कब हुआ? तो वो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। होमोसैपियंस का उदय कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि होमोसैपियंस, ठीक है, की शुरुआत कब से होती है? तो आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व होगी, ठीक है। अगला आपका देखते हैं, पशुपालन का प्रारंभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्य पाषाण काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भीमबेटका है। तो भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इसको भी ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विश्व का सबसे प्राचीन अथवा प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा बोगाज कोई अभिलेख। कहाँ स्थित ये है? तो एशिया माइनर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? ठीक है, तो सर्वप्रथम आदि मानव ने आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो कौन से धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सबसे पहले पालतू बनाया गया तो किसको बनाया गया, किस पशु को? तो वो आपका था कुत्ता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो सिंधु सभ्यता का अगर सर्वमान्य काल देखा जाए, जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा हुई है, तो वो हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थित, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का क्या अर्थ होता है? तो ऐसी सभ्यता जहां लेखन कला का प्रचलन तो स्थित था, ठीक है, लेखन कला का प्रचलन तो था, किंतु वहां के लेख को अभी भी नहीं पढ़ा गया, तो उसको आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ऐतिहासिक युग किसे कहा जाता है? तो जहां लेखन कला का प्रचलन है, ठीक है, और उसे पढ़ा गया तो उसको ऐतिहासिक युग कहा गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अर्थात सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसको आप ध्यान रखिए। इसी के बगल में अगर आर्य सभ्यता आपसे पूछ लिया जाए तो आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, और इसी लिपि को क्या किया गया है? अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए क्या कहा जाता है सिंधु सभ्यता को? आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य उनका फसल क्या था? जौ और गेहूं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती प्रारंभ होती है तो कब? सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है कि कपास की खेती किसकी देन है? तो सिंधुवासियों की देन है। सर्वप्रथम कपास की खेती किस युग में की गई? तो सिंधु सभ्यता में की गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल क्या है? तो अगर देखिए पूर्वी पुरा स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी पुरा स्थल की बात करें इनका, यानी कि बाउंड्री की बात हो रही है, अगर पूर्व में सबसे पूर्व की स्थिति को देखें तो आलमगीरपुर तक फैला था सिंधु सभ्यता, और सबसे पश्चिम में अगर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। सुतकान गे डोर बलूचिस्तान में स्थित है, वहां हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता का आपका उत्तरी स्थल और दक्षिणी पूरा स्थल पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तरी क्या हो जाएगा, तो मांडा जो कहाँ पे है, अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी आपका हो जाएगा दाइमाबाद, और ये कहाँ स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये क्या है, तो ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। कहाँ पे है, मेरठ में स्थित है। और किस नदी के तट पे, तो हिंडन नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मांडा कहाँ है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मांडा क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, ठीक है, बाउंड्री है। और ये कहाँ स्थित है, तो चेनाब नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगर पूछा जाए क्या सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। इसको भी आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, वो एरिया था, वो एक कैसा था, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह प्रमुख कौन थे, तो लोथल बंदरगाह। कहाँ पे स्थित है ये, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल स्थित है कहाँ पे, तो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और कहाँ पे, तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, ठीक है। भारत में हड़प्पा काल का सबसे बृहद स्थल यानी कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। कहाँ पे स्थित है, तो हिसार यानी कि हरियाणा के घग्गर नदी के तट पे स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते हैं, तो पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी कौन दिया, तो चार्ल्स मेसन ने दिया 1826 में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की बात आएगी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी द्वारा की गई हड़प्पा सभ्यता की खोज। और कब की गई, तो 1921 ईस्वी में की गई। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मोहनजोदाड़ो की खोज, तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो राखाल दास बनर्जी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और किस नदी के तट पे स्थित है, तो रावी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट आपका हो गया हड़प्पा की खोज। अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। और कब, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता थी, तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पावासी किसका प्रयोग करते थे, तो कांसे का उपयोग करते थे, तांबा और, ठीक है, कांसा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पाई समाज थी। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता की। अभी आपने ऊपर देखा कपास किसकी देन थी, तो वो भी आपकी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पा निवासी की रुचि थी, ठीक है। हड़प्पा निवासी का रुचि था किसमें, तो शतरंज के खेल में। धौलावीरा स्थल है कहाँ पे, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, ठीक है। अगर जल निकास प्रणाली को भारत में बृहद स्तर पर देखा जाए, तो वो कहाँ मिलता है, इसी धौलावीरा में मिलता है। इसको भी आप याद रखिएगा। R37 कब्रिस्तान मिला, कहाँ पे मिला, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, ठीक है, हड़प्पा में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पा के लोग किसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो लोहे का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग क्या था, तो किस कलर के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, तो लाल कलर के मिट्टी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी कि किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो वो थे जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। और हड़प्पा के लिए विशेष रूप से कौन जिम्मेदार था, तो ये थे आपके दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के लिए कौन विशेष रूप से जिम्मेदार था, तो वो राखाल दास बनर्जी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मिस्र के राजा कहलाते थे कौन, तो फराओ को मिस्र के राजा के नाम से। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा में मिलते हैं। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियों से, ठीक है।
कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो घोड़े के हड्डी के अवशेष यानी कि साँच कहाँ मिलते हैं? तो सुरकोददा में मिलते हैं लोहे के हड्डी के अवशेष। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो हो जाएगी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है। देखिए बड़ी इमारत में दो है, अन्नागार और स्नानागार, ठीक है। तो जो अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आपका देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की जाती है? राखाल दास बनर्जी। यहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे कि किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खोज होती है, तो वो आपका हो जाएगा जॉन मार्शल के निर्देशन में। और किसके द्वारा? तो राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। और कब की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है, कांसे की मूर्ति। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंध नदी के तट पे। अभी आपने देखा हड़प्पा, आपने देखा तो हड़प्पा किस नदी के तट पे था? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो दोनों पाकिस्तान में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक। तो बृहद स्मारक की अगर बात करें तो कौन था? तो वो अन्नागार था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक नाम जिसका इराक है का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। जो मेसोपोटामिया था उसका आधुनिक नाम क्या है? तो वो आपका इराक हो जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वैदिक सभ्यता का काल क्या था? वैदिक सभ्यता का काल था वो 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके पहले आपने सिंधु सभ्यता देखा था, तो सिंधु सभ्यता का क्या कार्यकाल देखा था? तो वो आपने देखा था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसमें वैदिक सभ्यता का काल की बात करें तो वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल। नेक्स्ट आपका है वैदिक सभ्यता का निर्माता यानी कि संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आर्य को कहा जाता है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ पुरुष से होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की जानकारी मिलती है किससे? तो ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था अमाजू। वे महिलाएं जो आजीवन अविवाहित होती थी, ठीक है, उनको अमाजू कहा जाता था। अगला हो जाएगा आपका आर्य भारत आए, ठीक है। कब आए? तो 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए, ठीक है। और कहाँ सर्वप्रथम बसे? तो वो बसे थे आपके पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले बसे कहाँ पे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। और आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ था? ठीक है, कहाँ से आए थे? तो वो आए थे मध्य एशिया से, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। इसके पूर्व आपने सिंधु सभ्यता देखा था, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था। और यहाँ पे पशुपालन और कृषि दोनों हो जाता है। नेक्स्ट आपका होगा आर्यों की भाषा यानी कि भाषा क्या थी? तो आर्यों की अगर भाषा की बात करें तो वो संस्कृत थी। और मुख्य पेय पदार्थ जो था वो क्या था? सोमरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्यों का प्रिय पशु देवता यानी तो घोड़ा प्रिय पशु था। और देवता के रूप में अगर देखा जाए तो इंद्र थे जो उनके मुख्य देवता थे। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। इसके पहले आपने सिंधु सभ्यता देखा तो सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था? तो वहाँ मातृसत्तात्मक था। इसके पहले देखा होगा आपने सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आपकी कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता की जब बात होगी तो वो कैसी थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता होती है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिए। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। 4 वेद कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। और वेदांग 6 हैं, वो हो जाएगा आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो वेद टोटल 4 हैं, उसमें जो पहला वेद है ऋग्वेद, जिसमें एक देखो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है।
ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसलिए मैंने बताया पूछा जाता है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऋग्वेद के संकलन कर्ता। तो ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा ऋग्वेद का, ठीक है, संकलन किया गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो ऋग्वेद के ऋचाएं पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उनको होत्री कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले की बात करें तो यजुर्वेद में देखो मंत्र उच्चारण बलि प्रथा की बात की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, यज्ञ संस्कार की बात की गई है, तो इसके पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको अर्धायु कहते हैं, क्योंकि यजुर्वेद में याद करने का तरीका हो जाएगा कि यजुर्वेद में ठीक है, बलि प्रथा, कर्मकांड और बलि प्रथा की बात की गई है। तो बलि प्रथा का मतलब किसी की हत्या कर देना या आयु को आधा कर देना, तो उसके पढ़ने वालों को भी क्या कहेंगे? तो अर्ध आयु कहेंगे। इससे आपका याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है। तो सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, और पूछा जाए अगर कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो आपका हो जाएगा सिंधु नदी। इसके साथ साथ कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, तो जब पवित्र नदी की बात आएगी तो वो आपका हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, 3 कथन होंगे इसमें और तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब बोला जाए ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया तो आपका सिंधु हो जाएगा। जब बोला जाए आपको कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी तो वो हो जाएगा सिंधु नदी। जब पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेद में सबसे वर्णित यानी कि सबसे पवित्र नदी कौन थी तो वो आपका हो जाएगा सरस्वती नदी। तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक साथ कर दिया तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ठीक है, कौन थे? तो इंद्र थे, और जिनको किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र संबंधित है। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि जो विश्वामित्र हैं वो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र समर्पित है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता, ठीक है, सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 10 राग युद्ध है। किसके किसके मत? 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक है, राजा सुदास और भरत के मध्य लड़ा गया था ये, और किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो परुशणी नदी के तट पे लड़ा गया था, और इसका उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया, 10 राग युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पे? तो परुशनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसको वर्तमान में क्या नाम है उसका? तो वर्तमान में उसी की नदी का नाम है रावी नदी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये देखिए रावी नदी के तट पे सुदास और 10 जनों में, ठीक है, भरत थे, उनके मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं। तो 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहते हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? तो सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल, यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता को समर्पित किया गया है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद के अगर 10वां मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल, यानी कि ऋग्वेद में सबसे अंत में किस मंडल को जोड़ा जाएगा या? तो वो 10वें मंडल को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी 10वें मंडल में जानकारी दी गई है 4 वर्णों की जानकारी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी किसमें दी गई है? तो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी कि ना मारा जाने योग्य माना जाता था? तो वो था गाय। ठीक है, और गाय को मारने वालों को कौन सी सजा दी जाती थी? तो मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था। इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है किससे? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है,
गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है। अगला आपका क्वेश्चन होगा उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे, ठीक है। और वैदिक काल के प्रमुख देवता तो अभी आपने देखा इंद्र थे, जिनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का जब समय आता है तो उन्हीं इंद्र प्रजापति के रूप में फेमस होते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? जो गद्य और पद्य दोनों में है तो वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ यानी कि यज्ञ कर्मकांड और बलि की बात किसमें की गई है? तो वो किसमें की गई है? यजुर्वेद में की गई है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है जिसमें तंत्र मंत्र की बात की गई है? तो वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण, ये सब की बात की जाती है आपके अथर्ववेद में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारतीय संगीति का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा तीसरा वेद जो है सामवेद, उसको कहा जाता है। वेद कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं, ठीक है। यजुर्वेद के जो उच्चारण करने वाले हैं उनको होत्री कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के उच्चारण करने वालों को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के उच्चारण करने वालों को अधरायु कहते हैं, ठीक है, अर्धवायु कहते हैं, ठीक है। सामवेद के उच्चारण करने वालों को उद्ग्राता कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो देखिए सामवेद को कौन कहते हैं? तो सामवेद को उद्गाता कहते हैं। और जब आ जाएगा आपका यजुर्वेद की बात तो यजुर्वेद को क्या कहेंगे? तो उनको अर्धायु कहेंगे, उच्चारण करने वाले को, यानी कि मंत्रों को पढ़ने वाले को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशिताकी जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो पंचविश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है, ठीक है। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ठीक है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा। और ऋग्वेद की जब बात आएगी तो ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिताकी जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है तथा पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वो कौन था? तो अलुबर्नी था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पुराणों के संकलन करता तो कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रसोवा थे, ये दोनों पुराणों के संकलन करता थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, यही सबसे प्राचीन पुराण है, ये भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका होगा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उपनिषद विषय वस्तु है। तो उपनिषद किस पे आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन जो है ये सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। और सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल, ठीक है। कपिल जो मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं योग दर्शन और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो पतंजलि है, ठीक है। और जो मीमांसा दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो कर्म कांडों से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ।
उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें प्रमाणिक जो उपनिषद हैं वो 13 है। इसके पहले आपने पुराण पढ़ा था, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद। एक आपको विकल्प में दे देगा मुंडको उपनिषद और उसके नीचे दे देगा मुंडक उपनिषद, तो आपको मुंडको उपनिषद चूज करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो मनु स्मृति जो है वो भारत की सबसे प्राचीन यानी कि प्रथम कानून पुस्तक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो ये देखिए आपका आ गया मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु जो है वो मनुस्मृति के लेखक है। भारत का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो रामायण को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या हो गया है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा, ठीक है। जब प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो रामायण हो जाएगा और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत के रचयिता को अगर देखें तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा महाभारत का अन्य नाम है क्या? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत का पारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था, तो बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन आपका है रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? तो बदायूनी द्वारा किया गया था, ठीक है। और किस नाम से किया गया था? तो रज्मनामा नाम से किया गया था। नेक्स्ट आपका हो जाए रामायण का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से नहीं किया गया था, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। और रज्मनामा नाम का अर्थ जो होता है वो होता है युद्धों की पुस्तक। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4 वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो इनको वेद संहिता कहा जाता है। 3 वेद, ठीक है, प्रथम 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। और 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो वेद संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो वर्तमान नेपाल में लुम्बिनी है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो कमल और साड़ है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कुशीनगर थी। तो कुशीनगर जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो कुशीनगर थी क्या? तो मल्ल गणराज्य की एक राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो बुद्ध की मृत्यु की जब घटना होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के पिता क्या थे? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कहाँ थे? तो शाक्य कुल से संबंधित थे। और बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था। और वो किससे संबंधित थी? तो वो कोलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का अगर अन्य नाम देखा जाए तो बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ और तथागत 2 नाम थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, ठीक है। और बुद्ध के प्रिय घोड़ा यानी कि सारथी कौन था? तो उसका नाम कंथक था या चन्ना नाम था उसका। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महानिष्क्रमण कहलाती है। और बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहलाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, इसको भी ध्यान रखिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ होती है? तो बोधि गया में प्राप्ति होती है। और किस नदी के तट पे है? तो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष जो है उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। और जब पूछा जाएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। तो ये था आपके 150 क्वेश्चन जो कंप्लीट था, जो बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन थे, ठीक है।
अगर इसका आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर संभव हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।